मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माओं, बहनों, मेरे नौजवान साथी, थोड़ा पीछे हो जाइए, कोई फायदा नहीं है, पीछे रहिए, फिर भी फोटो अच्छी ही आएगी, थोड़ा सा पीछे रहिए। यहाँ बड़ी तादाद में मुझे अच्छा लगा कि मेरी माएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। माइक का थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए, इको थोड़ा कम कर दीजिए। पहली बार आया हूं आपके बीच में। गुजारिश ये करने आया हूं, खैरताबाद असेंबली के मक्ता, ये जो इलाका है, इस इलाके के लोगों से गुजारिश ये करने आया हूं कि आने वाली 30 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं आपसे ये कहने आया हूं मेरे भाइयों कि अगर आप ये सोचते हो कि ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन है तो नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि 30 नवंबर को घर से निकल करके जाके आपको सिर्फ एक एमएलए चुनना है तो नहीं। ये इलेक्शन उससे बड़ा इलेक्शन है। इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है, इस इलेक्शन का असर बहुत बड़ा है। अगर आप ये सोचते हो कि ये इलेक्शन सिर्फ तेलंगाना का मुस्तकबिल बदलने का है तो नहीं, ये इलेक्शन आने वाली 2024 का सेमीफाइनल है। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं। मक्ता वालों, चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं रुख बदल रही है हवा। मक्ता वालों, ये महज असेंबली का इलेक्शन नहीं है। महज असेंबली का इलेक्शन होता तो मैं आपके सामने दामन फैलाने नहीं आता। दरअसल आप तेलंगाना में 30 तारीख को जब घरों से बाहर निकल करके कांग्रेस के लिए वोट डालेंगे तो सिर्फ तेलंगाना के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं चुनेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी के लिए राहुल गांधी को बतौर प्राइम मिनिस्टर भी चुनेंगे। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। मैं अपनी बहन के लिए आपके बीच में आया हूं। मैंने सुना कि एक सगा भाई छोड़ के चला गया तो मुझे लगा कि एक और भाई को जाना चाहिए। मैं अपनी बहन के लिए, विजय रेड्डी जी के लिए यहां अपना दामन फैला के आपके सामने खड़ा हूं। मक्ता वालों, इनके वालिद की जो खिदमत है वो आपने सुनी है। मैंने कभी किस्सा सुना था कि एक बार जब आपके इस इलाके को तोड़ने की साजिश की गई तो बुलडोजर के सामने लेट गए थे पीवीआर साहब। इस इलाके की हिफाजत के लिए उन्होंने अपना पसीना बहाया है, खून बहाया है। तो फिर अगर आज उनकी बेटी अपना दामन फैला करके आपके सामने खड़ी है तो फिर आपको हक तो अदा करना पड़ेगा। मैं गुजारिश करने आया हूं, आपने इससे पहले केसीआर साहब को 2 मौका दिया, 2 बार उन्हें आपने चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन अगर मक्ता वालों, खैरताबाद वालों, आपको यह लगता है कि केसीआर आपके अपने हैं तो गलतफहमी के शिकार हैं आप। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब भी भाजपा को जरूरत पड़ती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, केसीआर साहब नरेंद्र मोदी जी की गोद में बैठे हुए मिलते हैं। मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, हर बिल पर बीआरएस भाजपा को सपोर्ट करती है। मैं आपके बीच में यह कहने आया हूं कि ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं। निकल आइए गलतफहमी से, अपनी आंखों से केसीआर की मोहब्बत का चश्मा उतारिए। मैं इमरान प्रताप गरीब पूरी जिम्मेदारी से खड़ा होकर के यहां कह रहा हूं कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक केसीआर है। उसके बाद जा करके नरेंद्र मोदी के अलायंस में, एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ये लिख करके ले लेना। अगर चाहते हो कि 2024 में देश की हुकूमत बदले तो तेलंगाना की हुकूमत आपको बदलनी पड़ेगी। मक्ता वालों, मैं बताता हूं दोनों के क्या रिश्ते हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ करके जुमला देते हैं कि हम 15 लाख देंगे। यहां केसीआर साहब कहते हैं कि हम 12% रिजर्वेशन देंगे। बताओ
दोनों मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला ना। वादा क्या किया? डबल बेडरूम देंगे। बताओ मेरी माँ बहनों, मिला क्या? मिला क्या? आपको डबल बेडरूम तो नहीं मिला, लेकिन केसीआर का जो महल बना है उसमें कितने बेडरूम है पता है? 20 से ज्यादा। केसीआर को छोड़ो, जो केटीआर का महल बना है उसमें कितने बेडरूम है पता है? केटीआर को छोड़ो, जो बेटी का बेडरूम बना है और बेटी का महल बना है वो कितना आलीशान है पता है? आपके लिए उनके पास डबल बेडरूम नहीं है, लेकिन अपने लिए महल है। आपसे वादा किया कि शादी मुबारक के नाम पे गरीब बच्चियों को पैसा देंगे, लेकिन पैसा बच्चियों को नहीं मिला, बिचौलिए खा गए। तेलंगाना वालों, इस तेलंगाना में 77,000 एकड़ यानी कि 77,000 एकड़ वक्त की जमीनें हुआ करती थी, लेकिन उसमें से तकरीबन 60,000 एकड़ जमीनें या तो लूट ली गई या बेच दी गई। केसीआर आपसे वादा करते रहे कि हम उनका तहफ्फुज करेंगे, लेकिन आज वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे ताला लगा है। आप कागजात चेक करना चाहोगे तो नहीं चेक कर सकते। मैं आपकी आंख खोलने के लिए आया हूं। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मुगालते से बाहर निकल आइए। पूरे तेलंगाना में कांग्रेस की हवा चल रही है, चाहे वो वारंगल हो, खम्मम हो, करीमनगर हो, कामारेड्डी हो, आदिलाबाद हो, निजामाबाद हो। मैं पूरे तेलंगाना में सभाएं करता हुआ आज यहां खैरताबाद पहुंचा हूं। आंधी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैंने तो सुना कि यहां जो नागेंद्र बाबू हैं, सड़कें तो क्या माशाअल्लाह उन्होंने बनवा रखी है। आप इन सड़कों पे चलो तो समझ में नहीं आता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। सफर करो इन सड़कों पे तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। और उधर केसीआर के होम मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आज जान जाएंगे कि मैं महमूद साहब की बात कर रहा हूं। क्या भोले भंडारी टाइप के आदमी हैं भाई। उन्होंने बताया कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर कोई इंसाफ पसंद नेता आया है तो केसीआर आए। अब इस पर हंसूं कि रोऊं कि लानत भेजूं? कहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, कहां ये बदजुबानी, ये मगरूरियत की बात। केटीआर कहते हैं कि हम अल्लाह से लड़ जाएंगे, भगवान से लड़ जाएंगे, ये मगरूरियत की बात नहीं ना। आज से ही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है? गुरूर टूटेगा। ये गुरूर तोड़ने का वक्त है। खैरताबाद वालों, मक्ता वालों, आपकी बहन आपके बीच में है। अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? तो फिर पीजीआर से लेकर के याद करो 6 सितंबर 2022 का वो दिन कि जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा हुआ एक शख्स ये कह रहा था कि मैं इस मुल्क से नफरत कम करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, और उसके होठों पर सिर्फ एक नारा था, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। कितने हजार किलोमीटर चले राहुल गांधी पता है आपको? 4000 किलोमीटर। क्या कम करने के लिए? नफरत कम करने के लिए। नफरत के शिकार सबसे ज्यादा कौन है? कभी सोचा है? हम हैं, आप हैं। सड़कों पर मारे जा रहे, लिंचिंग किए जा रहे लोग कौन है? 4000 किलोमीटर। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। मेरे पांव का कोई भी ऐसा नाखून नहीं बचा होगा जो उखड़ के फिर से ना उगा हो। मेरे भाइयों, जब मैं उनके साथ चल रहा था तो मीडिया के साथी ने कहा कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहते हैं इस यात्रा को देख करके? तो मैंने कहा कि मैं इतिहास बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहा हूं और एक शेर गुनगुना रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ। मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं मक्ता वालों कि अभी राहुल गांधी के पैर के छाले नहीं सूखे हैं, नहीं सूखे हैं पैर के छाले।
उन्हीं राहुल गांधी ने विजया रेड्डी जी को अपना नुमाइंदा बना करके आपकी असेंबली में भेजा है। तो आप विजया रेड्डी को जो वोट देंगे 30 नवंबर को, वो सिर्फ विजया रेड्डी जी को नहीं मिलेगा, वो राहुल गांधी को मिलेगा, वो इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा, वो प्रियंका गांधी को मिलेगा, वो रेवंत रेड्डी को मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, मैंने सुना है कि आप 15 साल से कब्रिस्तान मांग रहे हैं और नागेंद्र बाबू 15 साल से आपको चूरन दे रहे हैं कि हाँ देंगे देंगे देंगे। कब देंगे भाई? मैंने सुना आपका गुस्सा इतना बड़ा था कि बड़े चिचा आए सफाई देने के लिए कि नहीं नहीं अब इस बार जरूर दे देंगे। अरे मैं आपसे वादा कर रहा हूं, खैरताबाद वालों, मक्ता वालों, कि विजया जी पर भरोसा जताइए। सरकार बनने जा रही है, इस बनती हुई सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करिए। पूरे सूबे में कांग्रेस की सुनामी है, केसीआर की सभाओं में लाए हुए लोग हैं और कांग्रेस की सभाओं में आए हुए लोग हैं। हवा का रुख बदल चुका है। यहां मौजूद हमारे शरीफ साहब, ताहा भाई, दादा भाई, अजमत साहब, असगर साहब, नसर साहब, रफीक साहब, इस्माइल भाई, हमारे ग्रेटर हैदराबाद के चेयरमैन अरशद शेख साहब, ख्वाजा बिलाल साहब, बासित साहब, सबकी मौजूदगी में मैं यहां कह रहा हूं, हवा का जब रुख बदलता है तो आपको पता है सबसे पहले उसको कौन पहचानता है? पुलिस के लोग। तेलंगाना की पुलिस ने हवा का रुख सूंघ लिया है, उनको समझ में आ गया है कि तेलंगाना बदलने जा रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैं खम्मम से हेलीकॉप्टर से जब बेगमपेट एयरपोर्ट पे सभा करके वापस लौटा और लैंड किया तो दूसरी तरफ से कहीं से रेवंत रेड्डी साहब भी उतरे। हम दोनों भाई हाथ पकड़ के एक दूसरे का बाहर निकल रहे थे। तो यकीन जानिए कि एयरपोर्ट पर मौजूद एक एक अधिकारी का सैल्यूट बता रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके मुद्दे बहुत हैं, सीवरेज का बहुत बड़ा मुद्दा है यहां पर। बारिशों में आधा हैदराबाद में, जबकि 70% हैदराबाद मेरा ख्याल है डूब जाता। अभी महेश्वरम में सभा करके आ रहा हूं, वहां उस्मान नगर तो लगातार हमेशा तालाब ही बना रहता है। ये डेवलपमेंट की बात करने वालों ने या तो अपने घर भरे, अपने बंगले बनाए, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं किया। मैं इसलिए गुजारिश करूंगा मेरी माओ, मेरी बहनों, बुजुर्गों, कोई आएगा आपसे हिंदू के नाम पे वोट मांगेगा, कोई मुसलमान के नाम पे वोट मांगेगा, लेकिन जब कांग्रेस का कोई आएगा तो वो इंसान के नाम पे वोट मांगेगा, इंसानियत के नाम पे वोट मांगेगा। मैं विजया बहन को सुन रहा था, जिस सलीके से, जिस सादगी से, जिस नफासत से, जिस सच्चाई से वो बात रख रही थी, मुझे तो लगता है कि मेरे भाइयों, दिल खोल करके इस बहन के लिए हर भाई को खड़ा होना चाहिए, हर बहन को खड़ा होना चाहिए। और मैंने सुना है कि यहां उत्तर प्रदेश के भी काफी लोग रहते हैं जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से यहां रह रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे भाई, मैं तो आपके गांव से आया हूं आपके सामने दामन फैलाने के लिए, और मैंने विजया जी को अपनी बहन बनाया है। तो अगर ये मेरी बहन है तो फिर आपकी भी बहन है, और बहन को शर्मिंदा मत होने देना। 30 नवंबर को यहां माएं बहनें बैठी हैं। कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, आपके सबके अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए पहली तारीख को पहुंचेगा। कांग्रेस ने अकलियतों के लिए अभी क्या ऐलान किया? 4,000 करोड़ का अलग से बजट अकलियतों के लिए, आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए। यहां छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं। हमने ऐलान किया है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन बहुत कम ब्याज पे उपलब्ध कराएगी सरकार। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि केसीआर साहब और मोदी जी की यारी को समझिए। यहां नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, वो भी कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, बीआरएस भी कांग्रेस पे हमला कर रही है। सबके निशाने पे कौन है? कांग्रेस।
क्योंकि सब जानते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात कोई भेज सकता है तो वो कांग्रेस भेज सकती है। इसलिए मेरे भाइयों में गुजारिश कर रहा हूं कि अपना मकसद बड़ा करो, अपनी सोच बड़ी करो, और ये जो लगातार कई सालों से आपको झांसा दे रहे हैं उनसे कहो भाई ठीक है, अब तक बहुत सुन लिया, अल्लाह रसूल के नाम पे वोट दे दिया, आपकी बात सुन ली, अब बस करिए। इस बार बहन विजया रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का एक एक वोट मिलेगा। मैं तो पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं एक नारा सुन रहा हूं, वो नारा आपने भी सुना होगा, जहां भी जाओ बच्चों से मिलो। मैं तो जनसभा के बाद लोगों से विदा लेने के लिए भी बाय बाय करता हूं तो वो पलट के बाय बाय नहीं करते, पलट के केसीआर बोलते हैं। मैं कहता हूं बाय बाय, वो कहते हैं केसीआर। ये है इस नारे का असर। मैं तो शायर भी हूं, पहले शायर हूं, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो मैंने तो इस नारे को एक नज्म में ढाल दिया है। मैं चाहता हूं कि आपको सुना दूं और उसके बाद आपसे विदा लूं, क्योंकि अगली सभा के लिए पहुंचना है। तो अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, साथ शामिल होइएगा मेरे। वहां जो पीछे लोग खड़े हैं मैं उन तक हाथ देख रहा हूं, सबके हाथ उठेंगे अगली लाइन में कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का वो बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। आखिरी बंद पढ़ता हूं इसका साहब कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। अगर आपको लगता है कि वो जो कार है ना वो आपकी है तो गलतफहमी है, इससे उतर जाइए, उसके सारे टायर पंक्चर हो चुके हैं। वो रात के अंधेरे में या तो जाके नागपुर की चौखट पर रुकती है या नरेंद्र मोदी जी की चौखट पे। मैं इसलिए ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। सिर्फ 4 दिन, 4 नहीं आज तो 27 है ना, 30 वोटिंग, सिर्फ 3 दिन की है अब आपकी सरकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लगाइए मेरे साथ नारा, बाय बाय। ऐसे काम नहीं चलेगा, उधर पीछे वालों की भी आवाज निकलनी चाहिए, केसीआर जी के कान तक जाए, उधर नरेंद्र मोदी जी के भी कान तक जाए।